चलो तो आज लोग करते हैं टाइप ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। टाइप ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट देखिए भैया, यहाँ पर इट इज ऑफ टू टाइप, इट इज ऑफ टू टाइप। पहला पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट, इसको स्टार्ट में प्लस एम या प्लस आर इफेक्ट करते हैं, ठीक है। चूंकि मेसोमेरिक और रेजोनेंस को एक जैसा मानते हैं लोग, तो अगर मेसोमेरिक कहेंगे तो प्लस एम इफेक्ट कहेंगे और रेजोनेंस कहेंगे तो प्लस आर इफेक्ट कहेंगे। रेजोनेंस कहेंगे क्या कहेंगे? प्लस आर इफेक्ट कहेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा। और दूसरा हो जाएगा नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट या माइनस एम या माइनस आर इफेक्ट। माइनस एम माइनस आर इफेक्ट, ये डालेंगे पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। If delocalization of electron pair occur towards the chain, then effect is plus m effect. And group responsible is known as plus m group. ठीक है, प्लस एम ग्रुप and their power is as follows. Plus M group and their power is as follows. ठीक है। Number 4, भैया कल उसके बारे में और पढ़ाया गया था। ये सब काफी इम्पोर्टेंट है, इसलिए स्पीड हम नहीं बढ़ा सकते, ठीक है। एल्किल ग्रुप यहाँ पर लिख दिया गया है। एल्किल ग्रुप में देखें जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर होगी
ये CH3 की ज्यादा होगी प्राइमरी से, प्राइमरी की ज्यादा होगी सेकेंडरी से, सेकेंडरी की ज्यादा होगी टर्शियरी से, प्राइमरी की ज्यादा होगी सेकेंडरी से, सेकेंडरी की ज्यादा होगी टर्शियरी से। ये इलेक्ट्रॉन डिवीजन पावर होगी। ध्यान देना बेटा, इधर रख दो। ये सब प्लस एम ग्रुप है। देखो आपने किसको कहा कि प्लस एम ग्रुप, प्लस एम इफेक्ट कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन पेयर का डिलोकलाइजेशन चेन की तरफ हो। कल आपको रिमाइंड कराया थे H2 है, इलेक्ट्रॉन अंदर जा रहा है, में बताया गया। तो देखिए बेटा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आएगा और ये चेन की तरफ आ गया कि नहीं आ गया? तो यहाँ पर क्या हो गया? CH2 बोलो माइनस सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड, NH2 और यहाँ पर क्या हो गया? प्लस। तो ये ध्यान देना, ये इलेक्ट्रॉन पेयर का डिलोकलाइजेशन चेन की तरफ हुआ है, इसलिए आप इस इफेक्ट को कहेंगे प्लस एम इफेक्ट। और इसके लिए जो ग्रुप रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा ग्रुप रिस्पॉन्सिबल है? NH2, इसको आप कहेंगे प्लस एम। हो गया? आगे बात करें, आगे देखेंगे। इधर ध्यान दो सभी ध्यान से। बात ये हो रही है कि जैसे आपसे कोई कह दे हम कैसे जानेंगे कि प्लस एम ग्रुप है या नहीं, किसको प्लस एम की कैटेगरी में रखेंगे, किसको प्लस एम की कैटेगरी में रखेंगे? तो ध्यान से देखो क्या लगा है, क्या लगा है? नेगेटिव चार्ज। मतलब ऐसा कोई भी स्पीशीज जिसके पास लोन पेयर है या नेगेटिव चार्ज है, वो प्लस एम ग्रुप होगा। तो यहां पर नो करके लेंगे, नो करके ग्रुप having lone pair or negative charge is plus m group. Except alkyl group. एक्सेप्ट एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप पर देख लो कोई भी चार्ज नहीं है, एल्किल ग्रुप पर कोई भी चार्ज नहीं है और ना तो कोई लोन पेयर है। यहां पर देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट चीज लिख रहे हैं, यहां पर ध्यान दो, ध्यान दीजिएगा। एल्किल ग्रुप play same role, play same role as plus same role, but due to hyper conjugation, alkyl group plays same role as plus m group but due to hyper conjugation। काफी ध्यान से देखिएगा, काफी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझिएगा बेटा इस चीज को। यहाँ पर ध्यान दो, कल आप लोगों ने इसका डायग्राम बनाया था, बनाया था ना? यहाँ पर केवल एक ही डायग्राम हम बनाएंगे, ज्यादा नहीं बनाएंगे, कल 4-5 बनाए गए थे। यहाँ पर ध्यान दो, और ये लोन पेयर कहाँ आएगा? ये बॉन्ड बनेगा और बॉन्ड किस में बदलेगा? नेगेटिव चार्ज में। यहाँ पर हम केवल एक ही स्ट्रक्चर बना रहे हैं और नहीं बना रहे हैं, बाकी कल बनाया गया था। ये हो गया, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान दो। यहाँ पर हम टॉल्यूइन लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? टॉल्यूइन।
यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर इसको हम लोग एक टॉलुइन में लिख रहे हैं कि एक अलग ग्रुप लिख रहे हैं, प्रोपीन लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? थोड़ी देर भूल जाओ कि मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़ रहे हैं, थोड़ी देर आप ये भूल जाए कि मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़ रहे हैं। यहाँ पर ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, इसके पास अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन पर H है, यहाँ पर क्या पाया जाएगा? हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ाया गया था कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़े कार्बन को हम लोग अल्फा कार्बन कह रहे हैं, और उस पर अगर एक भी H है तो हाइपर कॉन्जुगेशन पाया जाएगा। तो क्या इसको हम लोग sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कह सकते हैं या नहीं? कह सकते हैं ना। और अगर ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है तो फिर ये अल्फा कार्बन हुआ। ये क्या हुआ? ये कार्बन है अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पर तो H है, तो इसका मतलब यहां पर भी क्या पाया जाएगा? हाइपर। क्या पाया जाएगा? हाइपर। थोड़ा देखो, ये टॉलुइन को हम लोग ऐसे लिख रहे हैं, और हाइपर कॉन्जुगेशन बनाते कैसे हैं? ध्यान दो। ये क्या बताया गया था कि ये बांड बदल जाएगा माइनस चार्ज में, और ये जो C और H के बीच का जो बॉन्ड है आगे यहां पर क्या हो जाएगा? इन चीजों को आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर H प्लस हो गया, ये डबल बॉन्ड, ये क्या हो गया? ध्यान दो, अगर आपसे कहा जाए कि आप केवल इतने को देखो, और केवल इतने को देखो, तो दोनों में कोई अंतर है? यहां पे और यहां पे कोई अंतर है? नहीं। यहां पर आप क्या बोले थे कि यहां पर प्लस एम इफेक्ट है। क्यों? क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, इसके पास क्या है? लोन पेयर है, तो प्लस एम इफेक्ट है। यहां पर लोन पेयर नहीं है। अच्छा, यहां पर क्या है? हाइपर कॉन्जुगेशन। क्यों? क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से क्या जुड़ा है? अल्फा कार्बन, जिसके पास कम से कम एक H है, जो हाइपर कॉन्जुगेशन की शर्त है। तो यहां पर क्या हुआ है? हाइपर कॉन्जुगेशन। यहां पर क्या हुआ है? प्लस एम इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। अब इसके बाद अगर आप चाहेंगे तो ये जो माइनस चार्ज है बॉन्ड बनाएगा, बॉन्ड माइनस चार्ज, वही काम यहां पर होगा। माइनस चार्ज बॉन्ड बनाएगा, बॉन्ड क्या बनाएगा? मतलब आगे कहानी सेम है ना। यहाँ पर जो ये माइनस चार्ज किस इफेक्ट के कारण आया है? हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण। यहाँ पर माइनस चार्ज किसके कारण आया है? प्लस इफेक्ट का। तो ये तो लिखे हो कि एल्किल ग्रुप प्ले सेम रोल एज प्लस एम ग्रुप बट ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। अगर आपसे कोई कहे कि ये टॉलुइन में मेसोमेरिक इफेक्ट है या हाइपर कॉन्जुगेशन है? क्या है? हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या है? हाइपर कॉन्जुगेशन। क्लियर? लेकिन इफेक्ट प्लस एम जैसा ही है। इफेक्ट कैसा है? प्लस एम। आपसे पूछा जाता है टॉलुइन में कौन सा इफेक्ट पाया जाता है, तो आप बताएंगे हाइपर कॉन्जुगेशन पाया जाता है। ठीक भैया? एक चीज देखो बेटा, कितने H हैं? 3। इसका इलेक्ट्रॉन अंदर है ना, इसका भी तो आ सकता था, इसका भी आ सकता था। इसको ऊपर कर दे रहे हैं। बना लिया आपने? नहीं बना? बना लेना, बना लेना। क्या बना लो, पहले समझ लो। लेकिन ये यहाँ पर H है, यहाँ पर H है, यहाँ पर CH3 लिख दे रहे हैं। क्या लिख दिए? CH3। यहाँ पर बताओ, यहाँ पर ये H है, CH3 है, यहाँ पर क्या है? CH3। यहाँ पर क्या है? CH3, CH3, CH3। यहाँ पर फिर से ऊपर वाले फिर से आप लिख दे रहे हैं भैया।
आप लोग बताइएगा मैं किस केस में ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, किस केस में बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है? पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में? किस केस में ज्यादा पॉसिबिलिटी है? पहले किस में भैया? किस केस में ज्यादा भैया? पहले में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कितने CH बॉन्ड है? 3। भाई इसका इलेक्ट्रॉन आया, इसका भी जा सकता है, इसका भी जा सकता है, तो पॉसिबिलिटी कितनी बार बन रही है? 3 बार। कहाँ थे सर? कहाँ से चल रहा है? तो रोज तुम्हारा काम ही लगता है? नहीं सर। अच्छा पढ़ लो देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर कितनी पॉसिबिलिटी है? 2। यहाँ पर कितनी पॉसिबिलिटी है? 1। यहाँ पर एक भी नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर किसमें सबसे ज्यादा है? किसमें सबसे ज्यादा है? CH3 में, या प्राइमरी में, सेकेंडरी में, या टर्सरी में? CH3 में, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी। ये कौन सा क्रम लिखे हो? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर। कब? ध्यान दो, यही तो ऊपर लिखे हो, यहां पर ध्यान दो, यहां पर देखो ये तो लिखे हो कि एल्किल ग्रुप का प्लस एम इफेक्ट ज्यादा होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर ज्यादा होगा मेथिल ग्रुप का, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर सबसे कम किसका जाएगा? टर्सरी। और वही चीज हम आपको यहाँ पर समझा दिए, देखो वही चीज तो समझे आप कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर सबसे ज्यादा किसकी होगी? मेथिल ग्रुप की, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी। ऊपर डायग्राम बनाया नहीं बनाया? अबे ग्रुप को नीचे कर रहे हैं, ध्यान देना बेटा। क्या आप लिखे हो? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर। एक बार AIEEE में पूछा गया था, ठीक है। ये कब? When attached with unsaturated carbon, इनकी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर इनकी इस क्रम में है। कब? जब ये जुड़े हैं किससे? अनसैचुरेटेड कार्बन से। ये कार्बन जो देख रहे हो, ये अनसैचुरेटेड कार्बन ही तो है। और ध्यान दो, आपने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था ना, तब वहां पर क्या लिखे थे? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर टर्सरी की सबसे ज्यादा बोले थे। तो यहां पर क्या लिखोगे? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर, यहां पर बट करके, बट इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर, यहां पर क्या लिखने जा रहे हो भैया? टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और मेथिल ग्रुप। कब? When attached with saturated carbon। ध्यान रखिएगा, काफी ध्यान दो बेटा। जैसे आपसे सीधे कहा जाए कि इंडक्टिव इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर क्या होगी? हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होगी? प्राइमरी क्या? मेथिल। इंडक्टिव में मेथिल की सबसे कम, हाइपर कॉन्जुगेशन या प्लस एम इफेक्ट में सबसे। ये तो अलग अलग इफेक्ट करके पूछ लिए, और आपसे इफेक्ट का नाम ही नहीं लिए, आपसे सीधे कह दिए जब सैचुरेटेड कार्बन जुड़ा है तब पावर होता हो, इसका मतलब इंडक्टिव इफेक्ट। जब अनसैचुरेटेड से जुड़ा है तब पावर होता हो हाइपर कॉन्जुगेशन या मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन या मेसोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। तो ये क्या होगा? यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन है, हाइपर
कॉन्जुगेशन और यहां पर क्या है प्लस आई इफेक्ट। ये ध्यान रखिएगा, आपसे इफेक्ट का नाम लेके नहीं पूछेंगे, कई बार ऐसे ही पूछ लेते हैं। ये AIEEE में पूछा गया क्वेश्चन ये वाला कि जब एल्किल ग्रुप अनसैचुरेटेड कार्बन से जुड़ेगा तब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर क्या होगी। ये होगी, क्यों होगी आप यहां से समझ रहे हो, क्यों? क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन है और हाइपर कॉन्जुगेशन में जितने H होंगे, ये सब बना दियो ना, जितने H होंगे उतनी पावर ज्यादा होगी। थोड़ा जल्दी करो नहीं तो दिमाग से स्लिप कर जाता है, फॉर्मेटिंग गड़बड़ हो जाती है। ऊपर करें इसको। ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर है, ध्यान रखिएगा, नहीं तो फिर बाद में सोचोगे यार क्या है। ऊपर करें इसको। अच्छा, आप हमें बताएंगे कि हैलोजन कैसा इफेक्ट डेवलप करेगा। हैलोजन हैलोजन इज आल्सो प्लस एंडो। हैलोजन क्या है? प्लस एंडो। क्या है? प्लस एंडो। क्योंकि हाइड्रोजन पर भी तो या तो माइनस चार्ज होगा या तो लोन पेयर होगा। यहां पर इनकी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर इस तरह से होगी। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर इस तरह से होगी। Hydrogen is also plus endo. यहाँ पर ध्यान दो, हाइड्रोजन कैसा ग्रुप है? प्लस। ऊपर करें इसको। आप बताएंगे हमें यहां पर कैसा इफेक्ट है, कौन सा इफेक्ट पाया जा रहा है? कौन सा इफेक्ट पाया जा रहा है यहां पे? इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन या मेसोमेरिक इफेक्ट? कौन सा इफेक्ट पाया जा रहा है? इंडक्टिव इफेक्ट। क्यों? सिग्मा बॉन्ड में, केवल सिग्मा बॉन्ड है। और सिग्मा बॉन्ड में Cl कौन सा इफेक्ट डेवलप करता है? माइनस आई। माइनस आई इसको इलेक्ट्रॉन खींचना चाहिए और खींचता नहीं है, तो यहाँ पर कैसा इफेक्ट है? माइनस आई इफेक्ट। कैसा इफेक्ट है? अच्छा, यहाँ पर कौन सा इफेक्ट है?
कौन सा इफेक्ट है? कौन सा इफेक्ट है? फाइबर बॉन्ड। मीसोमेरिक। क्यों? पहले पोर्शन पर डबल बॉन्ड, थर्ड पर क्या है? मीसोमेरिक इफेक्ट। और देखो यहाँ पर आई इफेक्ट भी है, क्यों? क्योंकि सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है ना, तो सिग्मा बॉन्ड के कारण कौन सा इफेक्ट है? आई। और पहले पोर्शन पर डबल बॉन्ड, थर्ड पर लोन पेयर के कारण क्या है? मीसोमेरिक इफेक्ट। आई में कौन सा इफेक्ट है? माइनस आई। और मीसोमेरिक में कौन है? प्लस एम। क्यों? क्योंकि लोन पेयर है। आई के कारण टर्म खींचना चाहिए जैसा यहाँ किया है, और एम के कारण भेजना चाहिए। फाइनली आप देख क्या रहे हो? खींचते हुए देख रहे हो या भेजते हुए? क्या देख रहे हो? भेजते हुए देख रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आई और एम दोनों इफेक्ट एक साथ हैं तो कौन सुपीरियर होगा? भाई आई के कारण तो यहां पर निगेटिव चार्ज आना चाहिए था। आई के कारण क्या आना चाहिए था? आना चाहिए था ना। और एम के कारण क्या आना चाहिए था? पॉजिटिव। आया क्या? नेगेटिव या पॉजिटिव? पॉजिटिव। इसका मतलब सुपीरियरिटी किसको मिली? किसको मिली? इनको। किसको मिली? इनको। यहां पर नोट करके if I and M effect are opposite to each other, then बोलो भैया M effect is superior. M effect is superior. यहां पर चाहे तो माइनस आई और प्लस में कर दो, क्योंकि यही अपोजिट होंगे। ठीक है? If I and M effect is opposite to each other, then M effect is superior. कल 2 पॉइंट नोट करके लिखाए गए थे। कौन कौन से? एक तो मीसोमेरिक इफेक्ट दूरी से प्रभावित नहीं होता, और दूसरा मीसोमेरिक इफेक्ट मेटा पोजीशन पर लागू नहीं होता। मीसोमेरिक इफेक्ट इज नॉट अफेक्टेड बाय डिस्टेंस, और दूसरा मीसोमेरिक इफेक्ट इज नॉट एप्लीकेबल एट मेटा। और आज तीसरा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इफ एम एंड आई इफेक्ट are opposite, then M effect is superior. यहाँ तक कोई डाउट अगर किसी को रह गया हो तो आप बता दें। आगे बढ़े। दोनों सेम है तो दोनों मिलकर खींचेंगे, दोनों मिलकर भेजेंगे तब कौन दिक्कत है? भाई जब दोनों मिलकर प्रयास कर रहे हैं काम देने का, तो तब तो कोई समस्या नहीं है। दो आप भी तो हम भी दे रहे हैं, दोनों खींच रहे हैं तो भी कोई समस्या नहीं, दोनों मिलकर प्रयास कर रहे हैं। समस्या कहां पे है कि आप देना चाह रहे हो, हम खींचना चाह रहे हैं। बात समझ आ रही ना? तब ये देखा जाएगा कि उसको मिला या नहीं मिला। भाई एक इफेक्ट देना चाह रहा है, दूसरा खींचना चाह रहा है, लेना चाह रहा है, तब ये होगा कि उसको मिला या खींच लिया जाएगा। जब दोनों मिल के दे रहे हैं, दोनों मिल के खींच रहे हैं, तब कहां विवाद है? बात क्लियर हुई ना? लिखिएगा माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, सॉरी माइनस एम इफेक्ट, नेगेटिव मीसोमेरिक इफेक्ट, आर माइनस आर इफेक्ट। भैया if the localization आप बोलो इलेक्ट्रॉन पेयर
occur away from the chain. Then effect is minus M effect and group responsible is known as minus M. Minus M group and their power is as follows. And their power is as follows. क्या बेटा? छोटा कर दीजिए। सब काफी बड़ी हो गई है। ऐसे ठीक है। तो NH3 प्लस NO2 माइनस CH3 CN SO3H CHO CO COOH। अगर आपको कुछ याद आ रहा हो तो ये सब लिखे हैं आप और इसी क्रम में लिखे हैं। COCl, लेकिन वो हम याद कहाँ रखते हैं? CONH2। ध्यान रखना, यहां से यहां तक सभी यहां तक माइनस आई और माइनस एम रोल प्ले करेंगे। आपने पीछे माइनस आई में पढ़ा था, आज माइनस एम में भी पढ़ रहे हैं। लेकिन आई में तो आपने और लिखा था, यहां पर क्या लिखा था? FCl Br I OH OR NH2 C6H5। ये ध्यान दो, इसी क्रम में आपने लिखा था। इनको माइनस आई में लिखे थे ना, लेकिन आज कहां पर लिखे हैं? प्लस एम में। तो ध्यान रखो भैया, अगर ये आई इफेक्ट डेवलप करेंगे तो माइनस आई, इनको अभी आपने Cl के बारे में देखा भी, और एम इफेक्ट डेवलप करना होगा तो कैसे? प्लस एम। थोड़ा जल्दी करेंगे। आगे चलें, ऊपर करें इसको। यहां पर ध्यान दो, यहां पर CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर CH डबल बॉन्ड 2, ये CHO CHO ये लिख दिया गया। और ध्यान दो, पहले पोजीशन पर डबल बॉन्ड, तीसरे पर भी डबल बॉन्ड है, तो क्या बताया गया था? ये आगे वाला बॉन्ड माइनस चार्ज हो जाएगा, पीछे वाला बॉन्ड आगे आ जाएगा, और जिस एटम से हटा है उस पर क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज। यहाँ पर CH2 प्लस हो गया, बोलो आगे क्या लिखें? सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर O माइनस। ये देखो इलेक्ट्रॉन बाहर गया,
इलेक्ट्रॉन कहाँ गया बाहर, तो इफेक्ट कैसा माइनस है। और रिस्पॉन्सिबल कौन सा ग्रुप है CHO, तो CHO क्या कहेंगे -M ग्रुप है। ठीक बेटा। अच्छा जैसे आपने कहा कि +M ग्रुप कैसे पहचानेंगे, तो आपने बताया या तो लोन पेयर हो या तो नेगेटिव चार्ज। +M ग्रुप पर या तो लोन पेयर होगा या क्या होगा नेगेटिव चार्ज। -M पर क्या होगा पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव नहीं होगा सॉरी यहाँ नेगेटिव नहीं दिखाना चाहिए। ठीक है। -M पर क्या होगा, या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या देखो ये क्या है एक से ज्यादा बॉन्ड बना है C और O के बीच में ना, तो मल्टीपल बॉन्डेड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो नोट करके क्या बोल रहा हूँ मल्टीपल बॉन्ड -M ग्रुप है बोलेंगे आइदर पॉजिटिव चार्ज और मल्टीपल बॉन्डेड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मल्टीपल बॉन्डेड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक्सेप्ट CH3। केवल CH3 को छोड़कर। तो जो -M ग्रुप होगा या तो भैया नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज रखेगा या मल्टीपल बॉन्डेड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रखेगा। हम लोग कौन सा इफेक्ट पढ़ रहे हैं मेसोमेरिक इफेक्ट। क्या पढ़ रहे हैं मेसोमेरिक इफेक्ट क्या है बता दिया गया था, कंडीशन क्या क्या होंगी बता दिया गया था, कल कैरेक्टरिस्टिक बताया गया था और कितने स्ट्रक्चर बनेंगे, स्टेबिलिटी किसकी कैसे होगी, ये सारी चीज कल पढ़ा दी गई थी। ठीक है। आज टाइप ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़ा दिया गया। अब हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक है। तो आपकी अगली हेडिंग होगी क्या होगी भैया एप्लीकेशन ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट या इफेक्ट ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट। एप्लीकेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ मतलब इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो पहले आप कहां पर देखेंगे इफेक्ट, कहां पे देखेंगे, पहला इफेक्ट ऑन स्टेबिलिटी, इफेक्ट ऑन स्टेबिलिटी। ठीक है। तो यहां पर देखें क्या स्टेबिलिटी, यहां पर देखें इट इंक्रीजेज स्टेबिलिटी। जो मेसोमेरिक इफेक्ट है या रिजोनेंस जो है ये इफेक्ट स्टेबिलिटी को क्या करेगा बढ़ा देगा। इट इंक्रीजेज स्टेबिलिटी। और देखिए बेटा स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहां पर ध्यान दो, यहां पर क्या C6H5 होल थ्राइस C+ कितने स्ट्रक्चर अभी कल ही बताए थे, कितने स्ट्रक्चर इतनी जल्दी भूल गए, अभी कल ही स्ट्रक्चर निकालना होता है। बेंजीन के लिए कितना होता है 3, तो एक बेंजीन के लिए 3 पढ़ाया गया था। बेंजीन है कितने 3, तो और एक जो एटम के लिए बताया गया था तो 10 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर 10, यहाँ पर
7, यहाँ पर 4, यहाँ कितनी पोजीशन है? पहली एक ही पोजीशन पे है कंडीशन, यहाँ नहीं है। कितनी पोजीशन पे है? तो 2 ओपन चेन बताएगा तो जितने पोजीशन पर कंडीशन पाई जाएगी उतने स्ट्रक्चर होंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर डिक्रीजेस, सो स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर डिक्रीजेस, सो स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। ठीक है, आगे चले। यहां पर इफेक्ट ऑन बॉन्ड लेंथ, इफेक्ट ऑन बॉन्ड लेंथ, इट चेंजेस बॉन्ड लेंथ, decreases bond length of single bond, increases bond length of double bond, और जो भी चेंज है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कितना पढ़ा गया था? 1.2 सिंगल बॉन्ड की 1.54 एंगस्ट्रॉम, डबल बॉन्ड की 1.34 एंगस्ट्रॉम, ट्रिपल बॉन्ड की 1.20 एंगस्ट्रॉम। क्या रखिएगा, यहां पर बेंजीन रिंग में यहां पर क्या है? डबल बॉन्ड, और अगले स्ट्रक्चर में वहीं पर क्या है? सिंगल बॉन्ड। यहां पर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ले रहे हैं, यहां पर क्या है? पार्शियल डबल। तो यहां पर बॉन्ड लेंथ अगर पूछा जाए तो क्या बताएंगे? 1.39 एंगस्ट्रॉम। क्या बताएंगे? 1.39 एंगस्ट्रॉम। आगे चले, आगे चले चलो। यहां पर बताओ, represent order of bond length of following. ये क्वेश्चन है, represent order of bond length of following. मेरे क्या करेंगे? order of CL bond length of following. यहाँ पर x एंगस्ट्रॉम, y एंगस्ट्रॉम, z एंगस्ट्रॉम। बताओ
तीसरा सबसे ज्यादा होगा और दूसरा तीसरा सबसे ज्यादा, दूसरा उससे कम और पहला दूसरा। ये प्योर सिंगल बॉन्ड है इसलिए सबसे ज्यादा होगा। यहाँ पर रिजोनेंस है इसको मतलब यहाँ पर पार्शियल डबल होगा। ये भी क्या होगा? पार्शियल डबल। तो रिजोनेंस सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ को क्या करता है? घटाता है। इसको मतलब यहाँ घटेगा, यहाँ घटेगा, दोनों जगह घटेगा। अब कहाँ ज्यादा घटेगा? जहाँ पर ज्यादा स्ट्रक्चर बनेंगे। तो 3 बेंजीन रिंग के लिए बनेंगे, एक जुड़े हुए एटम के लिए बनेंगे, कितने बनेंगे? 4। यहाँ पर कितने बनेंगे? 1 और 2। तो 2 बनेंगे, इसका मतलब यहाँ कम घटेगा, यहाँ पर ज्यादा घटेगा। आगे चले, आगे चले बेटा। थर्ड एप्लीकेशन, इफेक्ट ऑन रिएक्टिविटी। यहां पर 2 हेडिंग में बनेंगे। इफेक्ट ऑन रिएक्टिविटी। यहां पर देखिए पहला भैया, if reaction intermediate is stable due to resonance, then rate increases. Then rate increases. Then rate increases. ठीक है? और चले? यहाँ पर ध्यान देना, देखिएगा भैया, CH3 CH2Cl, इसको एथिल क्लोराइड कहेंगे। जरूरी कि एथिल क्लोराइड हो, कोई भी एथिल क्लोराइड ले लो, ये Cl को तोड़ के अलग कर दो तो ये प्लस हो जाएगा। Cl किस, ये देखो -Cl माइनस लिख रहे हैं, मतलब Cl माइनस यहां से हट गया है, तो अटैक करने वाला कैसा होगा? माइनस ही होगा ना, और माइनस जुड़ेगा किससे? प्लस से। प्लस होता कहां पे है? न्यूक्लियस पर। तो न्यूक्लियस से जुड़ने वाले को क्या कहेंगे? न्यूक्लियोफाइल। अब एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर दिया है, तो इस रिएक्शन को क्या कहेंगे? एशियन रिएक्शन। क्या कहेंगे? एशियन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, यहां पर ध्यान दो भैया, ये है डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़े कार्बन को एलाइल कार्बन कहते हैं, पढ़ाया गया है। डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़े कार्बन क्या कहेंगे? एलाइल कार्बन। यहाँ पर एलाइल कार्बन से Cl जुड़ा है तो क्या कहोगे? एलाइल क्लोराइड। Cl हट गया, ये इसको आप रिएक्शन इंटरमीडिएट कहोगे। क्या कहोगे भैया? इसको देखो, इसको आप एलाइल क्लोराइड कह रहे हो। बेंजीन रिंग से जुड़े कार्बन को क्या कहते हैं? बेंजिल कार्बन। सब पढ़ाया गया है। और बेंजिल कार्बन से क्या जुड़ा है? Cl, तो इसलिए इसको क्या कहोगे? बेंजिल क्लोराइड।
ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है, इसको हम नंबर 1 कह दे रहे हैं, 2 कह दे रहे हैं, 3 कह दे रहे हैं। कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है तीनों में, पहला, दूसरा या तीसरा? तुक्का लगाना है, बोल दो कोई तो होगा ही। जिसका रिएक्शन इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल हो। कौन ज्यादा स्टेबल है, रिएक्टिव है? तीसरा। थर्ड। कौन ज्यादा स्टेबल है, रिएक्टिव है? थर्ड। क्यों? थर्ड का ध्यान दो, यहां पर ये रेजोनेंस है, पहले पोजीशन पर डबल बॉन्ड, सेकंड थर्ड पर प्लस चार्ज रेजोनेंस है, पहले पोजीशन पर डबल बॉन्ड, सेकंड थर्ड पर प्लस चार्ज रेजोनेंस है, यहां पर रेजोनेंस नहीं है। तो जहां पर रेजोनेंस है वहां पर स्टेबिलिटी ज्यादा है, इन दोनों में रेजोनेंस है, ये ज्यादा स्टेबल है, रेजोनेंस नहीं है, कम स्टेबल है। तो जिसका इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा रिएक्टिव है। इसका मतलब इन तीनों में ये सबसे कम रिएक्टिव है, तीसरा पहला वाला। अब पहला, दूसरा और तीसरा ज्यादा रिएक्टिव है, तो इसमें कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, जिसका इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होगा। तो किसका ज्यादा स्टेबल होगा, जिसमें ज्यादा रिजोनेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। किसमें ज्यादा बनेंगे, तीसरे में। तो तीसरा सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। आगे चले ना। ऊपर कर देना इसको। सेकेंड पार्ट इसका, if functional group is stable due to resonance, then reactivity decreases. If functional group is stable due to resonance, then reactivity decreases. यहां पर ध्यान दो, एथिल क्लोराइड भैया, यहां पर विनाइल क्लोराइड, नो रिएक्शन। इसको क्या कहेंगे, विनाइल क्लोराइड। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन को विनाइल कहते हैं और उससे Cl जुड़ा है। भैया इसको आप लोग क्या लिखोगे, इसको कहते हैं बेंजीन, और बेंजीन रिंग से जुड़ा क्या है, Cl। यहाँ पर क्या लिखोगे, यानी माइनस, यहाँ पर क्या लिखोगे, नो रिएक्शन। ये क्या है, क्लोरोबेंजीन। क्या है भैया, क्लोरोबेंजीन। इसको अगर 1, 2, 3 कहते हैं तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, हाँ, 1, 2, 3। यहां पर देखो, पहला ज्यादा रिएक्टिव है। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन ग्रुप Cl रेजोनेंस में है। दूसरा रिएक्ट ही नहीं करेगा। क्यों? ये देखो, पहले पोजीशन पर डबल बॉन्ड, सेकंड थर्ड पर क्या, लोन पेयर में रेजोनेंस के कारण पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाएगा, जिससे स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। पहले पोजीशन पर डबल बॉन्ड, सेकंड थर्ड पर लोन पेयर, यहां पर क्या आ जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड, जिससे रिएक्टिविटी का स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, तो रिएक्टिविटी घट जाएगी।
ठीक है, तो अगर फंक्शनल ग्रुप रेजोनेंस के कारण स्टेबल हो गया तो रिएक्शन नहीं होगा, रिएक्शन नहीं होगा। अच्छा, ये क्या नाम है इसका? क्लोरोबेंजीन। ध्यान दो, ये एशियन रिएक्शन है, सब क्या है? एशियन रिएक्शन। तो क्या हो रहा है एशियन रिएक्शन? नहीं हो रहा है। ठीक है, तो क्लोरोबेंजीन क्या एशियन रिएक्शन देगा या नहीं देगा? देगा या नहीं देगा? तो आप कहेंगे नहीं देगा। क्या कभी नहीं देगा? तो आप कहेंगे अपने मन से तो नहीं देगा। जैसे आपसे पेन मांगे और आपकी मर्जी नहीं है लेकिन छीन लिया जाए तो उसको देना कहेंगे? छीनना कहेंगे ना। तो अगर आपसे कहा कि क्या ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा तो आपका आंसर होगा नहीं। लेकिन क्या किसी कंडीशन में देगा? तो आप कहेंगे कि फोर्सली देगा। मतलब हाई टेम्परेचर ले लो, हाई प्रेशर ले लो या दोनों कंडीशन ले लो, उस दशा में ये रिएक्शन देगा। अल्टरनेटिव तो यहां पर बात करें नोट करके, क्लोरोबेंजीन does not represent Asian reaction in normal condition. But represent बात देखेंगे Asian reaction at high temperature or at high pressure or in presence of smoke. High temperature or at high pressure or in presence of smoke. ठीक है, यहां पर ध्यान देना, ध्यान दो। इधर देखो, यहां पर CH3 ले रहे हैं, CH2Cl। ध्यान दो, ये NaOH एक्वस अगर ले लें, NaOH एक्वस का मतलब क्या है? NaOH जल के साथ, वाटर के साथ, ठीक है। या KOH ले लो, इसका काम क्या है? ये हाइड्रोजन को हटाएगा और वहां पर क्या करेगा? OH जोड़ देगा। क्या करेगा? NaOH या KOH जब भी लोगे हाइड्रोजन को हटा क्या करेगा? OH जोड़ देगा। लेकिन शर्त यह है कि वो डबल बॉन्डेड कार्बन पे ना हो। ये ध्यान दो, शर्त क्या है? डबल बॉन्डेड कार्बन पर ना हो। यहां पर NaOH एक्वस लिया, यहां पर क्या लिखोगे? क्या लिखोगे यार? नो रिएक्शन। यहां पर क्या लिखोगे? शर्त है कि डबल बॉन्डेड कार्बन क्या होना चाहिए? नो रिएक्शन। यहां पर क्या होगा? क्या होगा भैया? CH2 से जो Cl है उसको हट के Na आ जाएगा। क्या होगा? CH2 वाला Cl हट जाएगा, क्योंकि ये Cl तो डबल बॉन्डेड कार्बन बनेगा। ये जिस कार्बन पे जुड़ा वो डबल बॉन्ड नहीं बनाया ना, तो ये हट जाएगा। डबल वाला नहीं हटेगा, ये ऊपर वाला नहीं हटेगा। क्यों नहीं हटेगा? अगर कोई पूछ ले ऊपर वाला, तो आप कहेंगे आप रेजोनेंस है। वहां पर क्या है? रेजोनेंस है। अच्छा, यहां पर क्या होगा?
यहाँ पर क्या होगा? अब हाई टेम्परेचर दिख रहा है ना, हाई प्रेशर भी है, इसका मतलब यहाँ पर Cl हट जाएगा। आपको क्या बताएगा? नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन नहीं होगा, अगर हाई टेम्परेचर या हाई प्रेशर या दोनों हैं तो रिएक्शन होगा। एक लाइन और लिखाएंगे, लिख चुके हैं आप? आगे चलें। नेक्स्ट करके presence of minus M group at ortho or para position increases rate for ASEAN reaction. Cl इसके आर्थो पोजीशन पर NO2 माइनस M, इधर भी आर्थो है माइनस M, पैरा पोजीशन पर माइनस M। ध्यान दो, यहां पर एशियन रिएक्शन के लिए अगर रेट पूछा जाए आपसे तो क्या बताएंगे? किसका रेट सबसे ज्यादा होगा और किसका सबसे कम होगा? रेट फॉर एशियन रिएक्शन क्या होगा? पहला, दूसरा, इन दोनों में एक एक ग्रुप है, फिर तो थर्ड क्यों ज्यादा है? पैरा पर है, ये मेटा पे है, तो आर्थो या पैरा पे होना चाहिए। कहां होना चाहिए? आर्थो या पैरा पोजीशन पे। ध्यान देना बेटा, इधर ध्यान दो, यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर Cl है ना, NO2 क्या है? NO2, यहां पर एक्वस NaOH, ये केवल 60 डिग्री सेल्सियस लिया है आपने, ये Cl हट गया। Cl क्या हुआ? हट गया। इसका नाम क्या है? पिक्रिक एसिड। ये एक्सप्लोसिव होता है। यही नहीं, जिसमें भी NO2 दिख जाए, ऑल नाइट्रो कंटेनिंग कंपाउंड आर एक्सप्लोसिव। ऑल नाइट्रो कंटेनिंग कंपाउंड आर एक्सप्लोसिव। आज की बात आगे नेक्स्ट, ठीक है।